हेलो बच्चों, माय टॉपिक इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 9 आईसीएसई केमिस्ट्री। माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आज आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बताऊंगी और इसमें आगे जो है क्या क्या डिस्कस होगा और क्या क्या पॉइंट्स होंगे। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये चैप्टर बहुत आसान और इजी चैप्टर है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है कि इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो पीडीएफ है इसकी, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। ये देखो, सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में देखो कि मैटर अराउंड अस इन ए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, हमने मैटर के बारे में पढ़ा है। मैटर मैटर जो है तीन तरह के होते हैं: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, मैटर जो है हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट जो है कंटेन ओनली वन टाइप। जैसे एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है ओनली वन टाइप एटम होते हैं। ओनली ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोला जाए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना है, तो ये वन टाइप ऑफ एलिमेंट। अब देखो इसमें जो है कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट आर नॉन टू अस। अराउंड द ईयर 1800 only 30 elements were known. Scientists found it difficult to organize the information about the element. They started looking for some pattern in their property on the basis of which they could study such a large number of elements easily. कहने का मतलब है कि एलिमेंट जो है, पहले तो एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट, अगर आपको पूछा जाए कि एट प्रेजेंट कितने जो हैं, एट प्रेजेंट ओनली 114 एलिमेंट जो है हमें पता है। ठीक है, आर नोन। ठीक है, अराउंड ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट हमें पता थे, लेकिन हमें डिफिकल्टी उस टाइम ये आ रही थी कि इनको अरेंज कैसा किया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और जैसे मान लो सिंपल सा बात है, इसको हम कहें कि ऑर्गेनाइज करना। जैसे मान लो हमारी कोई शॉप है। ठीक है, ये देखो, जैसे इसको समझने की कोशिश करना। जैसे कोई शॉप है, ठीक है, आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा जहाँ पे शैम्पूज लगे हैं, वहां पे सिर्फ शैम्पू की रेंज होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कलर्स, हेयर कलर लगे हुए हैं, तो वहां पे सिर्फ आपको हेयर कलर्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि मेरे पास एक ये जो शॉप है, मैंने ऐसे ही सामान लगा रखा है, जाओ भी इसके अंदर से ढूंढ लो, तो ये आप कर सकते हो? ठीक है, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर, हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग। तो ये एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज किया एंड कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इजिली। ठीक है, अभी तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था। अब जो मेन है, सबसे पहले ये जो है डॉबनियर ट्रेड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉबनियर ट्रेड्स हैं क्या। इन 1817 जॉन वॉलगैंग डॉबनियर, जर्मन केमिस्ट थे ये, इन्होंने जो है तीन ट्रेड जो है, तीन ट्रेड के ऊपर काम किया। ही शो दैट व्हेन थ्री एलिमेंट्स इन ए ट्रेड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक डॉबनियर ट्रेड साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने तीन एलिमेंट के ऊपर, अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो डॉबनियर थे, उन्होंने जो है तीन एलिमेंट सेलेक्ट किए थे ट्रेड्स में।
वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने उसको एटॉमिक मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लिया गया था। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। थ्री ट्रेड, जैसे ये देखो, इनका जो है, इन्होंने तीन एलिमेंट सिलेक्ट किए थे, ये देखो, ये तीन, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड, ये इनको इन्होंने एटॉमिक मासेस के हिसाब से लिखा गया। इनका कहने का मतलब था, जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड, ये तीन एलिमेंट हैं, इन्होंने बोला कि इसका और इसका सम, इसका और इनका सम जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट इसके आएगा। जैसे कैसे, वो देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, वाई और जेड, ये तीन एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। अब इनका जो एटॉमिक वेट, ये जो है, इसका सम 2 + 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 6/2, तो दिस इज नियर बाय 3, मतलब इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी देखो, जो डॉबनियर ने इनको समझाया कि जैसे हमने लिया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इसका वेट है, सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। मैं यहाँ पे इसका जो है वेट लिखती हूँ, यहाँ पे देखो 6.9, ये होता है 2.29 और ये होता है 39। अब देखो मैं इसको और इसको जो है आपस में प्लस करूंगी, मतलब मैं इसका एवरेज निकाल रही हूँ। यहाँ पे 39 और यहाँ पे 6.9, यहाँ पे 5 आ गया, ये आया 45/9/2। अब 45.9 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 to the 4, 2 7 ओ सॉरी, यहाँ पे देखो दोबारा से, 2 to the 4, 2 to the 4, यहाँ पे 2 9 × 18, तो मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है इसको डिवाइड करके 2.9, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकती हूँ राउंड फिगर करके 23, मतलब दिस इज ए 23 राउंड फिगर करके, ठीक है। अब जैसे ये था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के लिए, इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम के लिए था। जैसे मान लो इसका जो वेट है कैल्शियम का, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू लिखवाती हूँ, ये नियर अबाउट मान लो, ये वैसे होता है 40.1, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको जो है 40 लिख सकती हूँ। जैसे इसी का जो है स्ट्रोनियम का जो वेट है वो है 87.8, 87.6, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 88 लिखूंगी। इसी तरह बेरियम का जो वेट है वो होता है 137.3, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 137 लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैंने इसकी का एवरेज निकालना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था तीन ट्रेड्स आपके पास गिवन है, तो उनको जो है उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम, मैंने इसको लिखा 40, 88 और यहाँ पे 137। मैं इसको और इसको प्लस कर रही हूँ क्योंकि एवरेज निकालना है। इसको किया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे कितना आया 17/2। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 2 8 × 16, 2 8 × 16, ठीक है, तो दे नियर अबाउट वो 88 के इक्वल आ जाता है। कहने का मतलब डॉबनियर ने ये बताया कि इसका और इसका सम, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का सम जो है नियर अबाउट बीच वाले के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन
ठीक है, लेकिन ये हर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, तो इसलिए डॉबलियर को ये वाला भी लॉ जो है फेल हो गया था इसी वजह से। ठीक है, जब ये सिर्फ इनके ऊपर था। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता देती हूँ। पहले तो है कि डॉबलियर ट्रेड्स होता क्या है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट और लास्ट थर्ड एलिमेंट का सम वो बीच वाले का एवरेज होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो डॉबलियर ट्रेड जो है कौन कौन से थे, तो एक तो ये था लिथियम सोडियम और पोटाशियम, कैल्शियम स्टोनियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये तीन ट्रेड थे उसके, लेकिन ये ट्रेड जो है हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए जो है ये भी फेल हो गया। अगर मैं आपको बोलूं इसके बारे में कि आपको इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आप इसके नोट्स बना सकते हो। ये देखो, जैसे ये ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लिथियम सोडियम और पोटाशियम, इसका जो वेट है वो है 6.9, 2.9 और इसका है वेट 39। 39। ठीक है, अब इसको और इसको प्लस करो, 6.9 प्लस 39, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 39 में 6.9 प्लस किया तो ये आ गया 45.9। 45.9, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये मेरे पास नियर अबाउट ये आ जाएगा। दैट मीन अप्रोक्सीमेट हम इसको 23 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेड्स के बारे में पूछा जाए, डॉबलियर ने कौन से ट्रेड दिए थे, तो आप कहोगे कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। ठीक है, सेकंड वन आप ये कह सकते हो, अरे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर मासेस, मतलब उन्होंने उसके जो है मासेस के हिसाब से उनको लिखा था। ठीक है, थर्ड जो है आप कहोगे मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इक्वल टू एवरेज मास ऑफ अदर एलिमेंट टू एलिमेंट। कहने का मतलब उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, मेरे पास 3 एलिमेंट है, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का सम करूंगा तो वो जो है मास ऑफ द मिडल वाला कौन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 2। तो जैसे इसमें हमने किया था 6.9 में 39 प्लस करके हमारे पास नियर अबाउट 23 आ गया था। अब देखो ये तो था उनका फॉर्मूला। अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स की, इसके ड्रॉबैक क्या थे, ये देखो यहाँ पे लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और हर किसी के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो ड्रॉबैक फर्स्ट वन ये था कि वो जो है ही कुड मेक ओनली 3 ट्रेड्स, सिर्फ वो 3 ट्रेड्स ही दे पाए थे, मतलब ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। एक तो ये ट्रेड था उनका लिथियम सोडियम और पोटाशियम, आप लिखना चाहते हो तो नाम लिख सकते हो। 3 ट्रेड कौन से थे, लिथियम सोडियम और पोटाशियम, तो ये फर्स्ट ट्रेड था जिसमें 3 एलिमेंट थे, कैल्शियम स्ट्रोनियम और बेरियम। और थर्ड ट्रेड था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये उनके 3 ट्रेड थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ 3 ट्रेड ऑफ डॉबनियर, तो आपने ये 3 ट्रेड्स लिखने हैं। और डॉबनियर ने ये इसका फॉर्मूला दिया था कि मिडल जो है इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एलिमेंट, मतलब एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड वन जो है इसका ड्रॉबैक ये रहा कि उस टाइम जब उन्होंने ये इन्वेंशन करी तो ओनली 54
एलिमेंट्स वर नोन, सिर्फ 54 एलिमेंट के बारे में ही जानते थे, आगे उनको नहीं पता था। द ग्रुपिंग was not done for all the element for all the element, so it was not accepted. ओके, एक्सेप्ट मतलब अगर आपको पूछा जाए कि वो क्यों, जो डॉबनियर लॉ है वो क्यों फेल हुआ, तो आप कहोगे कि वो सिर्फ उन्होंने 3 ट्रेड दिए थे, ये वाले ट्रेड, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन उस टाइम में सिर्फ जो 54 एलिमेंट जो है हमें पता थे, और ग्रुपिंग वाज नॉट डन फॉर ऑल एलिमेंट, तो हर किसी के लिए ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए ये जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके बाद नए जो साइंटिस्ट आए उनको नाम दिया गया न्यूलैंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये म्यूजिक लवर थे, ये म्यूजिक से बहुत प्यार करते थे, लवर थे। इन्होंने इसके ऊपर इन्वेंशन किया इन 18, ये देखो 1866, द जॉन न्यूलैंड as English scientist arranged the element known till that time in order of increasing atomic masses starting from the hydrogen, ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेके starting from the hydrogen and ended at the thorium, which was the 56th element. He found that every eighth element had the properties similar to that of the first. जैसे ये हाइड्रोजन है, इन्होंने बोला, ये देखो, he found that every eighth element had property, जैसे ये मैंने फर्स्ट लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहने का मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होनी चाहिए। He compared it to the octave found in a music and named this law of octave. मैंने आपको पहले ही बोला कि ये म्यूजिकल लवर थे, तो इन्होंने क्या किया कि इसको सा, ये देखो ऊपर लिखा है सा रे गा मा पा धा नी, तो इन्होंने इस 8 ट्यून को नाम दिया, इसलिए इनका नाम पड़ा लॉ ऑफ ऑक्टेव। सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सोडियम, ये देखो अगर मैं लिथियम को चूज करती हूँ, लिथियम मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, आगे काउंट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन, और ये, तो कहने का मतलब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कहने का मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड है। सिमिलरली अगर मैं बेरिलियम को चूज करती तो आगे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम के साथ रिजेंबल करती। एट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव इन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो यहां तक जो है क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये जो सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट इकट्ठे कर दिए, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले इसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या, दोबारा सुनो, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है उस टाइम में इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से लिखा, ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक जो है इसको लिखा था। विच वॉज द 56th एलिमेंट, ही फाउंड दैट कि जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट से रिजेंबल करेगा, और इनके जो लॉ को नाम दिया गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो सबसे पहले शॉर्ट कमिंग ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव लॉ, इट वाज फाउंड लेटर द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। देखो आफ्टर दैट एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। ये देखो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, ये टेबल पे आते हैं, इन्होंने क्या बोला कि ये वाला जो लॉ था
ये वाला जो लॉ था सिर्फ यहां तक एप्लीकेबल था। जो हम कह रहे थे कि फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन को मैंने चूज किया फर्स्ट एलिमेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है उसके साथ मैच करेंगी। जैसे जैसे देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और फ्लोरीन एट, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगी। बट ये वाला जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुआ, अगर अदरवाइज जो है ये वाले एलिमेंट पे ये जो है लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए इनको ये भी न्यूलैंड लॉ जो ऑक्टेव है वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें भी कई जो है ड्रॉबैक थे, तो ड्रॉबैक को हम आगे लेके नहीं चल सकते। वापस जाते हैं, ये देखो दोबारा रीड करवाती हूँ। इट वॉज फाउंड लेटर द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल था, तो आप लिखोगे कैल्शियम तक। आफ्टर दैट एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, मतलब उसके बाद जो जितने भी एलिमेंट थे उनकी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले के साथ रिजेंबल नहीं करती थी। सेकंड पॉइंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि न्यूलैंड अज्यूम दैट नो न्यू एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन ए फ्यूचर, एक्चुअली नो न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड विच डिड नॉट फिट इनटू द न्यूलैंड टेबल। अब देखो वापस टेबल पे चलती हूँ, ये देखो इन्होंने इसके बीच में इन्होंने सबसे पहले गलती ये करी कि ये फर्स्ट गलती इनकी ये थी कि ये वाला लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, आगे वाले एलिमेंट पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ, फर्स्ट गलती। सेकंड इनकी जो गलती थी वो ये थी यहाँ पे कि इन्होंने बीच में गैप नहीं छोड़ा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि इनको क्या पता था कि आगे जाके भी एलिमेंट आ सकते हैं, इन्होंने कोई भी उनको स्पेस नहीं दिया, जगह नहीं दी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने उनके अगर मान लो इसके बाद कोई एलिमेंट इसमें फिट होना होता तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे कोई प्रॉपर उनको जगह नहीं दी, तो इसलिए ये वाला लॉ जो है फेल हो गया। ये देखो, एक्चुअली न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर विच डिड नॉट फिट इनटू द न्यूलैंड टेबल। To fit element in this table, Newland adjusted two element in the same slot. न्यूलैंड ने दो एलिमेंट को इकट्ठे लगा दिया, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट इन द सेम कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जो कोबाल्ट और निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन हैव बीन प्लेस इन द सेम कॉलम। ये देखो टेबल पे देखो, आपको वहां से समझ आएगा। यहाँ पे देखो, ये इनको सेम स्लॉट में लिखा, तो इस वजह से भी ये फेल हो गए। ठीक है, सेम स्लॉट पे लिखा। सेकंड वन इन्होंने क्या बोला, ये देखो कि हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। दोबारा पढ़ो। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट एंड निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैव बीन प्लेस इन द सेम कॉलम। ये टेबल पे जाओ, ये देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे कैल्शियम है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मैच नहीं करती, फिर भी इनको उसी में लिख दिया। ये देखो, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं करती, फिर भी उनको एक ही स्लॉट में लिखा। अब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये जो है किसने लिखा था, तो आप लिखोगे जॉन न्यूलैंड। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1866 में लिखा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, एंड किया था थोरियम के साथ। ठीक है, विच वाज द 56th एलिमेंट। आगे जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल द एट्थ एलिमेंट। मान लो मैंने हाइड्रोजन को चूज किया, तो इसमें काउंट करो, हाइड्रोजन वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट,
मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। लेकिन ये लॉ भी आगे जाके फेल हो गया। ये लॉ जो है कि 8th वाली थ्योरी सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल थी, उसके बाद नहीं थी। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, लेकिन ये वाले जो है इनको भी दोनों को एक ही स्लॉट में डाला, इस वजह से ये जो है ये भी फेल हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इसमें मिस्टेक था कि ये जो है हाइड्रोजन को भी प्लेस नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन तो अभी तक भी एक अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, तो ये उसको जो है प्लेस नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये भी फेल हो गए। इसके बाद जो है आगे आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक का मतलब होता है कि उसकी जो है प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। यहाँ पे जब मेंडलीव ने काम करना स्टार्ट किया, देखो, when Mendeleev started his work 63 elements were known. He explained He explained the relationship between atomic masses of the element and their physical and chemical property. इन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था, तो आप लिखोगे बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट and their physical and chemical property. He concentrated on the compound formed by the hydrogen and oxygen among chemical property. उन्होंने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और ऑक्साइड वर treated as a basic criteria for classification of element. It was observed that periodic reoccurrence of the element with similar physical and chemical properties was obtained. ये देखो टेबल, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्राइड। अगर मान लो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, ठीक है, तो मेरे को उन्होंने फॉर्मूला दिया यहाँ पे RO2, RO2, ठीक है, यहाँ पे ये जो है चेंज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो हम इसको, ये ऑक्साइड है, ठीक है, और ये जैसे ये नीचे दिया है ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड और ऑक्साइड। यहाँ पे इनको ग्रुप 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप और एट्थ ग्रुप। और यहाँ पे जो है सिक्स पीरियड जो है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सिक्स पीरियड जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे। ठीक है, इज दिस क्लियर? मतलब 6 पीरियड्स हैं, ये 6, यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे बड़ी बात इसमें इन्वेंशन क्या की, इन्होंने नाम दिया 8 ग्रुप वर्टिकल कॉलम। दिस इज ए वर्टिकल कॉलम, ये सारे वर्टिकल कॉलम है और ये वाले जो है सारे हॉरिजॉन्टल कॉलम है। दोबारा देखो, ये देखो, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि इनको अरेंज किया इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। इन्होंने 8 ग्रुप मेंशन किए, 8 ग्रुप के बारे में, और जो है और 6 पीरियड के बारे में। ठीक है, 6 पीरियड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाले हॉरिजॉन्टल, और 8 ग्रुप, ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन। एक तो इन्होंने इसके बारे में बताया, वर्टिकल कॉलम लिख सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा इन्वेंशन इनका ये था। दूसरा है उस टाइम में जब इन्होंने इन्वेंशन की ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, सिर्फ इतने ही एलिमेंट के बारे में पता था, ज्यादा नहीं था। ठीक है, दूसरा है ये देखो यहाँ पे, ये ग्रुप 1, इसकी जो वैलेंसी 1 होती है,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो है 4, और यहाँ पे जो है फिर 3। 3 कैसे आई, क्योंकि ये फिफ्थ फिफ्थ जो है ग्रुप है। तो आप क्या करोगे, जब 4 तक तो ये सेम आता है, इसके बाद जो है आप 8 में से 5 माइनस कर दो, इसकी वैलेंसी बन गई 3। अगर आपको पूछा जाए कि सिक्स्थ ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, तो 8 में से 6 माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 2। और इसी तरह 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, और ये 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। मतलब इस तरह वैलेंसीज लिखी जाती है। फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है 1 है, सेकंड की जो है 2 है, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3 है, फोर्थ की 4 है, फिफ्थ की 3 है, और सिक्स्थ की आपके पास 2 है, और सेवंथ की आपके पास 1 वैलेंसी है, और यहाँ पे जो है 8 में से 8 माइनस करोगे तो वो इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक दो तीन चीजें थी। फर्स्ट, अगर आपको पूछा जाए कि इन्होंने किस हिसाब से लिखा, तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस एंड एलिमेंट लेइंग इन द ग्रुप ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि ये जो है, पहले इन्होंने ग्रुप मतलब सेम एलिमेंट के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से लिख रहे हैं कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसके बारे में लिखा। ठीक है, इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। इसको इंक्रीडिंग ऑर्डर के हिसाब से, मासेस के हिसाब से लिखा गया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक और चीजें इसमें जो मेंशन होंगी, मैं आपको अगले पेज पे लिखवाती हूँ। ये देखो, अगर आप हमें इसकी अचीवमेंट की बात करते हैं, इनकी अचीवमेंट्स क्या थी। सबसे पहले कि इन्होंने वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट मैंडलीव लेफ्ट 3 गैप, उन्होंने 3 गैप छोड़े थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टेबल में कैसे 3 गैप्स छोड़े थे। एंड प्रिडिक्टेड 3 एलिमेंट, और उन्होंने संस्कृत वर्ड यूज किया था इका। ठीक है, इका बोरोन, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, और इका सिलिकॉन। ठीक है, मतलब इन्होंने 3 गैप छोड़े थे, और प्रेडिक्ट किया था 3 एलिमेंट को। उस टाइम में उन्होंने नाम दिया था इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, और इका सिलिकॉन। ठीक है, उन्होंने जो इसके बारे में प्रॉपर्टीज बताई थी, वो सेम जो है आगे जाके सेम एलिमेंट के ऊपर जो है प्रेडिक्ट हुई थी। जैसे उन्होंने जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो आगे जाके जो एलिमेंट थी उनकी सेम प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करती थी। तो जो है आप लिख सकते हो कि आगे जो है इन्होंने जो इसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करी थी वो सेम एक्यूरेट थी। तो अब जैसे इन्होंने इक्का बोरोन का नाम दिया, तो आगे जाके एक जो है एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था स्कैंडियम। इसकी प्रॉपर्टी बोरोन की प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करती थी। अब एल्यूमिनियम है इका, तो ये जो है गैलियम, गैलियम एलिमेंट जो है मिला था आगे जाके। और सिलिकॉन जो जिसको नाम दिया था जर्मेनियम। जर्मेनियम, समझ आया। मतलब अपने जाने से पहले वो 3 एलिमेंट के लिए गैप छोड़ गए थे, तो उनको पता था कि फ्यूचर में जाके इनका जो है इन्वेंशन होगा। ठीक है, भाई उन्होंने उस टाइम में इनको नाम दिया था इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, उस बाद में जब मिले। दूसरा है कि उस टाइम में नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम में नोबल गैसेस के ऊपर कोई डिस्कवरी नहीं थी। आफ्टर डिस्कवरी
दे गॉट ए सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एलिमेंट। तो जब इन्वेंशन हुआ तो नोबल गैसेस को अलग जो है पहचान दी गई, उनको अलग दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग रखा गया। उसके बाद है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस, इनको इनका दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस, inert gases which are less reactive, which are less reactive and in less reactive and are present in very less quantity या concentration in air। दोबारा सुनो, इसमें जो है मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो है उन्होंने सबसे पहले जो टेबल बनाया उसको लिखा एक पीरियोडिक मैनर में मतलब अपने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा। बाद में उन्होंने उसके बीच में 3 गैप छोड़े, क्यों छोड़े वो मैं बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, इन्होंने एक तो यहाँ पे पीरियड में यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर दिया ग्रुप, सब ग्रुप में, ए और बी, ये वालों की प्रॉपर्टी सेम और ये वालों की प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, इन्होंने बोला कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज खुद कुछ हद तक सेम नहीं थी, क्योंकि ये कॉपर है, सिल्वर है और ये गोल्ड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इनको एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको लगाया गया, सिर्फ इनमें रिजेम्बलेंस थी कि ये जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सिर्फ मेटल है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इनमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। जिंक, कैडमियम और मरकुरी, तो ये सिर्फ मेटल के हिसाब से इनको जो है रखा गया। अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो इन्होंने बोला कि ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर मासेस के हिसाब से रखा है। यहाँ पे देखो ये लॉ फेल होता दिखाई देगा, यहाँ पे ये कोबाल्ट और निकल, ये देखो यहाँ पे कोबाल्ट की वैल्यू है 58.93 और यहाँ पे 58.71, जबकि पहले निकल आना चाहिए बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा, कोबाल्ट पहले लिख दिया, निकल जो है ये लिखा। ठीक है, इसके बाद जो है एक सबसे बड़ा ये इनका ड्रॉबैक था, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो कि हम इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये लॉ फेल हो गया। एक तो ये फेलियर का कारण था, दूसरा ये वाला जो है ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, इनको अलग अलग जो है स्लॉट दिया गया, तो इसके जो है इसकी और भी कोई भी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती, सिर्फ कि ये मेटल है। ठीक है, इस वजह से भी ये लॉ फेल हुआ। एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था, ये कह रहे कि हम मासेस के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 47.90 और यहाँ पे 50.94, तो ये जो इन्होंने नाम दिए इसकी वजह से भी ये, जबकि कैसे, ये देखो 47.90, 50.94, ये बढ़ गया आगे 50.20, तो ये इनके मासेस। अब देखो यहाँ पे एक और चीज दिखाती हूँ, ये दो, इसकी प्रॉपर्टी प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल करती है, लेकिन ये सेम होने के वजह से भी, लेकिन इनको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक स्लॉट में रखा गया। इसको जो है प्लेटिनम और गोल्ड को, इनको दोनों को अलग अलग स्लॉट में, जबकि ये दोनों की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है, इनको सेम स्लॉट में रखना चाहिए था, बट इन्होंने प्लेटिनम को यहाँ रखा और इसको जो है गोल्ड को यहाँ। ये देखो 95.09 और यहाँ पे 96.97, तो ये लॉ जो है इन कुछ कारणों की वजह से ये जो है फेल हो गया। अब देखो मैं अचीवमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये जो मैंने अभी बोला है ये वही चीजें हैं। इसमें है, while framing the periodic table, Mendeleev placed an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic masses। For example, कोबाल्ट का जो है 58.9 है और इसका निकल का कितना है
0.71। तो मतलब ये जो है पहले आना चाहिए था, ये बाद में, लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा, कोबाल्ट को पहले लिखा, निकल को बाद में। ठीक है। दिस वॉज डन टू अरेंज सिमिलर एलिमेंट टूगेदर इन ए सेम वर्टिकल कॉलम। Another such anomaly in the table is aluminium और silicon। ठीक है। यहाँ पे Mendeleev predicted the existence of some element that had not been discovered till then। He left some gap in the table। उन्होंने जब उनको उनके एटॉमिक मासेस में बड़ा गैप दिखा तो उन्होंने उस टाइम में जो है 3 एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया। आगे चल के जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी जो प्रॉपर्टी वो पहले बता चुके थे, वो सेम प्रॉपर्टी उसके साथ रिजेंबल की। उन्होंने एक संस्कृत वर्ड लिया, इका। ठीक है। संस्कृत न्यूमेरल इका। इका मतलब 1। नेम ऑफ द प्रोसीडिंग एलिमेंट, जैसे स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, डिस्कवर लेटर, ये तीनों जो है बाद में डिस्कवर हुए। है प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इका बोरोन। इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्का बोरोन। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ रिजेंबल करी, एल्यूमिनियम की गैलियम के साथ और सिलिकॉन की जर्मेनियम के साथ। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसेस which was discovered much later were placed in a separate group without disturbing the Mendeleev table। तो मतलब जो नोबल गैसेस थी वो बाद में डिस्कवर हुई। ठीक है। उनको जो है बाकी एलिमेंट से बिल्कुल अलग रखा गया। अब देखो सबसे पहले है लिमिटेशन। अब देखो लिमिटेशन मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए। ठीक है। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन सफर फ्रॉम सम लिमिटेशन। वन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन इज दैट इट कुड नॉट असाइन ए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी भी असाइन नहीं कर पाए। पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने दिया था हाइड्रोजन को, जबकि मॉडर्न में भी जगह नहीं मिली हुई, अभी भी वो अनडिफाइंड है, मतलब उसको मेटल के साथ रखा हुआ है। हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मेटल इन ए कॉम्बिनेशन विद हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑन अदर हैंड हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजन इन दैट ऑफ एग्जिस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल। इट कंबाइन विद मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। तो ये जब मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आगे है मेंडलीव क्लासिफिकेशन कैन नॉट असाइन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप को वो जगह नहीं दे पाए। आइसोटॉप मतलब जैसे हाइड्रोजन के, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है। ये इसके मासेस हैं और ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसको बोलते हैं आइसोटॉप, मतलब सेम जो है एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मासेस आर गिवन, दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप। तो मतलब इन तीनों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी टेबल में, लेकिन हाइड्रोजन को अकेले ही लिखा। तो कहने का मतलब है उस टाइम वो आइसोटॉप को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। आइसोटॉप आर एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है। बट एट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो इनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। आगे है डिटर्मिन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन 35 और 37। दिस इज ए आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 हैव एटॉमिक मासेस। इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका 37 है। एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। ठीक है। जैसे ये दिया है क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17, बट मास नंबर आर डिफरेंट। दे possesses some chemical property, we cannot assign them different position in the periodic table simply because they have different atomic masses। तो ये जो है आइसोटॉप को भी जगह नहीं दे पाए थे। एज दे शो सम केमिकल प्रॉपर्टी दे आर प्लेस इन ए सेम पोजीशन। तो इस क्लोरीन को भी सेम पोजीशन पे रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको शॉर्ट वे में डिस्कस करूंगी। तब तक जो है आप इसको रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो, बुक रीडिंग करो। ठीक है।
आपको इसके नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या समझ आती है तो इसको जो है सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको नई वीडियोस मिल जाए। आगे जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कराऊंगी, बट एक शॉर्ट समरी दूंगी, ये जो आज मैंने 3 कराए हैं आपको, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हर लेक्चर में पिछला रिवाइज होगा और नया आगे कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।